अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अल्लाह पाक के फजलो करम से खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा चैप्टर नंबर 4 मोशन एंड फोर्स के बारे में। व्यूअर्स, एक बात मैं आपको बता दूं, एक बात याद रखिए कि इन वीडियोस के अंदर मैं आपको न्यूमेरिकल्स के बारे में नहीं बताया मैंने, लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व होते हैं और इम्पॉर्टेंट चीज़ें इक्वेशंस जो हैं इसके अंदर वो कैसे करनी हैं, क्या चीज़ है, कैसे समझना है उनको, तो वो मैं आपको समझा सकता हूँ। और आप अगर समझना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताएं, इंशाल्लाह वो मैं आपको ज़रूर समझाऊंगा। तो चलिए बढ़ते हैं बगैर टाइम वेस्ट के अपनी वीडियो की तरफ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने अपने पिछले चैप्टर के अंदर आपको मोशन के बारे में काफ़ी ब्रीफली बताया था, इसकी टाइप्स भी बताई थी और फोर्स के बारे में नहीं बताया था। तो इसी तरह इस चैप्टर के अंदर अब फोर्स के बारे में हम ब्रीफली बात करेंगे और लॉस क्या है मोशन के, उनके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। फोर्स। वी ऑब्जर्व इन आवर डेली लाइफ that force is needed to move or stop a body. Example, if we want to move a football, we must kick it. Similarly, if we want to move heavy object from one place to another, we have to push or pull. If we push a truck at rest, it will remain at rest, although the force is applied on it to produce motion. Similarly, force can be used to stop a moving body, but sometimes it is not possible. Thus, force can be defined as an agent which produces or tends to produce the motion in a body or which stops or tends to stop the motion of a body. तो आप इसके अंदर डेफिनेशन ये रख सकते हैं, फोर्स से लेकर यहाँ तक अ बॉडी तक। इससे क्या होगा, आपकी एक डेफिनेशन क्रिएट हो गई और आप इसके अंदर से कोई भी एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं और एग्जाम्पल को लिखिए, लाजमी लिखिए, आपके मार्क्स इंशाल्लाह अच्छे आएंगे। Force can also distort or tends to distort the shape of a body to which is applied. Force यानी एक चीज़ का, एक ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज करने के अंदर भी काम आता है। और वो फोर्स जब किसी ऑब्जेक्ट पर लगती है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इस पर फोर्स लगाऊंगा तो ये टूट जाएगा। ये सिंपल इस तरह से इसकी एग्जांपल हम दे सकते हैं कि फोर्स जब किसी नाजुक चीज़ पर इफ़ेक्ट करता है तो वो टूट सकता है, टूट जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा है एक एम्प्टी कैन है, उसके ऊपर हमने हैमर से हिट किया तो वो एम्प्टी कैन सिकुड़ गया, बंद हो गया या फिर ख़राब हो गया, और वो हैमर के ऊपर जो फोर्स हमने लगाई थी उसकी वजह से उसका ये हालत आई है। तो इस तरह से हम एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, ओन से भी एग्जाम्पल करके लिख सकते हैं। तो आपकी डेफिनेशन क्रिएट हो गई फोर्स की और उसकी एग्जाम्पल भी आ गई। अब बढ़ते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। अब स्टूडेंट समझते हैं कि यार ये तो बहुत मुश्किल है, इसको हम किस तरह से करें। तो बिल्कुल ना घबराएं, बहुत आसान है। इसके अंदर आपने सिर्फ करना ये है कि आपने एक एग्जाम्पल लिखनी है और ये स्टेटमेंट लिखनी है, और इससे ये होगा कि आपके मार्क्स गेन हो सकते हैं और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। लेकिन आपने करना ये है, ऑब्जेक्टिव के हवाले से आपने इसको रीड करना है एक मरतबा, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए अगर इसमें से कुछ भी ऑब्जेक्टिव के अंदर आए तो। ये आप देखें, इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं इम्पॉर्टेंट, और ये ऑब्जेक्टिव के अंदर आ सकती हैं। तो स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अगर आपसे पूछा जाए तो आपने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की हेडिंग लगाकर नीचे स्टेटमेंट की हेडिंग डालकर आपने लिखना है, एवरी ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट line unless it is acted upon by an external force which changes state of rest or of uniform motion। यानी एक ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट यानी या फिर अपना यूनिफॉर्म मोशन जो है, या फिर वो रेस्ट में ही रहेगा या फिर अपना जो वो मोशन कवर कर रहा है और जिस डायरेक्शन की तरफ या फिर बढ़ रहा है या फिर किसी मोशन में है और यूनिफॉर्म मोशन में है, वो अपनी स्ट्रेट लाइन में ही कवर करता रहेगा। जबकि बजाय इसके कि अगर उस पर कोई फोर्स अप्लाई की जाए, कोई एक्सटर्नल फोर्स डाली जाए, तब वो अपने स्टेट ऑफ रेस्ट से बाहर आएगा या फिर अपने यूनिफॉर्म मोशन को तोड़ेगा। तो ये इसका मतलब है स्टेटमेंट का। तो आप इसके साथ एक एग्जांपल भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं कि एक बुक जो है वो टेबल के ऊपर लाई कर रही है, यानी अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल और अ टेबल लाइंग इन अ रूम विल नॉट चेंज इट्स पोजीशन अंटिल अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टेड ऑन इट। तो इस तरह से आप कुछ भी एग्जाम्पल अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं जो सूटेबल लगे। फिर बढ़ते हैं आगे और सेकंड लॉ ऑफ मोशन की तरफ बढ़ते हैं।
और इसके अंदर भी आपने यही करना है। इस तरह से आप आराम से कर सकते हैं। और इसकी स्टेटमेंट यहाँ पर ये मौजूद है। इसमें लिखा है कि व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन द ऑब्जेक्ट इन इट्स ओन डायरेक्शन। दिस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स। फोर्स जो है व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जब कोई फोर्स एक्ट करती है वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन के अंदर। जैसे एक ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर मैंने फोर्स लगाई, वो अपनी डायरेक्शन के अंदर अपनी ओन डायरेक्शन के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। दिस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स। ये एक्सेलरेशन जो क्रिएट हुआ है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स के, जो फोर्स अप्लाइड हो रही है उसके मैग्नीट्यूड के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है, तो आप इसके अंदर से इसकी स्टेटमेंट बनाकर भी लिख सकते हैं। और अगर आप ये लिख दें स्टेप्स तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी मार्क्स गेन करने में। फिर बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। यहाँ पर ये एग्जाम्पल्स भी गिवन है और आपने एग्जाम्पल्स लाजमी करनी है। एग्जाम्पल्स को ना छोड़ा करें, बुक एग्जाम्पल्स हैं ये बनकर आ सकती हैं, कुछ चेंजेस आ जाएं और ये बुक आपके पेपर्स के अंदर आ सकता है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। फिर बढ़ते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन की तरफ, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसके अंदर भी आपने इसी तरह से करना है। सिंपल इसकी स्टेटमेंट यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये रही। टू एवरी एक्शन देयर इज़ ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये इसकी स्टेटमेंट है थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। और इसके अंदर से आप इसके 4 से 5 पॉइंट इम्पॉर्टेंट करके लिख सकते हैं, या फिर इन पॉइंट्स को आप शॉर्ट करके लिख सकते हैं। और इसके अंदर एग्जांपल्स भी गिवन हैं और इस तरह से एग्जांपल भी आप गिवन हैं और आप लिख सकते हैं इनमें से एग्जांपल्स देखकर, तो आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी इस टॉपिक के अंदर भी मार्क्स गेन करने में। फिर आ जाते हैं मास और वेट पर। अब इसके अंदर से अगर हम मास और वेट की डेफिनेशन निकालें तो थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट लगेगा कि अब यार इसको पढ़ना पड़ेगा, तो ऑब्जेक्टिव के लिए तो आपको उसको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन डिफरेंस के लिए आपने करना ये है कि आपने यहाँ पर आपकी बुक के अंदर पहले से पेज नंबर 53 के ऊपर पहले से गिवन है, यहाँ पर पहले से गिवन है, कंपैरिजन किया हुआ है मास और वेट के दरमियान। तो आपने इनके अंदर से 4 पॉइंट्स हैं और आपने चारों करने हैं। आप शॉर्ट कर लीजिए पॉइंट्स को अपनी आसानी के लिए, ताकि आपके लिए कोई मुश्किल ना हो। पहला वाला क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स मास, ये इतना हो गया पहला पॉइंट। फिर वेट इज द फोर्स विद विच अर्थ अटैक्स अ बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर, यहाँ तक ये हो गया। सेकंड, इसकी आप पॉइंट एक ये भी बना सकते हैं A इक्वल्स टू F/m के नाम से, और W इक्वल्स टू mg, इस तरह से भी आप इसकी एक पॉइंट बना सकते हैं। फिर सेकंड पॉइंट, द मास ऑफ अ बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट, ये भी आप बना सकते हैं। द वेट ऑफ अ बॉडी इज नॉट कांस्टेंट क्वांटिटी बट इट्स वैल्यू इज़ डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस, लेकिन ये कह रहे हैं ये कांस्टेंट नहीं है, इसकी वैल्यू जो होती है डिफरेंट प्लेसेस पर डिफरेंट हो जाती है, तो आप ये भी लिख सकते हैं, एक पॉइंट बन सकता है। फिर मास एक स्केलर क्वांटिटी है, वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी आप लिख सकते हैं। फिर इसके SI यूनिट भी लिख सकते हैं। यूनिट क्या है हमारे पास मास का किलोग्राम, और वेट का यूनिट हमारे पास है न्यूटन। तो आप इस तरह से इनके यूनिट की हेडिंग डालकर, फिर क्वांटिटी की हेडिंग डालकर, फिर मास ऑफ बॉडी रिमेन कांस्टेंट और नॉट कांस्टेंट, इस तरह से भी आप करके लिख सकते हैं। फिर आप उसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपका एक कंपैरिजन का जो क्वेश्चन है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं टेंशन की तरफ। देखें, टेंशन इज अ फोर्स exerted by a string on a body to which it is attached। टेंशन एक ऐसी फोर्स है जो exerted by a string on a body to which it is attached। एक स्ट्रिंग की तरफ से बॉडी के ऊपर फोर्स जो एक्सर्ट होती है, यानी यही फोर्स ऊपर की तरफ भी लग रही है और यही फोर्स नीचे की तरफ भी लग रही है, यानी वो ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे की तरफ भी वो उतनी ही फोर्स लगा रहा है और उतनी ही फोर्स से वो ऊपर पुल भी हो रहा है, तो इसे हम कहते हैं टेंशन। और ये टेंशन स्ट्रिंग में पाई जाती है, ये फोर्स जो है ये स्ट्रिंग के अंदर एक पाई जाती है, और जबकि ये हमने इसको पुल किया स्ट्रिंग से इस ऑब्जेक्ट को। तो आप इसकी डेफिनेशन इसके अंदर से आराम से बना सकते
है। मैं आपको डेफिनेशन भी बता दूं कि द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी थ्रू अ स्ट्रिंग इज कॉल्ड टेंशन। ठीक, when a body of weight W is kept suspended by a string, the weight of the body pulls the string downwards, while the string pulls the body upwards with an equal force. This force is called tension in the string. तो बात सीधी वही मैंने जो आपको उर्दू में समझाया उसी तरह से ये मैंने आपको इंग्लिश में बता दी। इसकी डेफिनेशन आप चाहें तो लिख लें तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। फिर बढ़ते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ केस 1 और केस 2। when both the bodies move vertically, और केस 2 है when one of the bodies move vertically while the other horizontally। इसके अंदर मैं ये आपको भी समझा सकता हूँ, आप मुझे कमेंट में बताएं, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर समझाऊंगा। ये थोड़ा वीडियो में ज़्यादा हो जाएगा इसलिए मैं आपको शॉर्ट बता देता हूँ कि आप इसके अंदर से कुछ पॉइंट्स नोट डाउन कर लें जो आप इसकी शुरू में लिखें, और इनके अंदर से कुछ पॉइंट ये अगर आप ये ना लिखें और ये स्टेप्स लिख लें तो तब भी आपके लिए आसानी हो जाएगी इस सवाल को अगर ये केस 1 का आए इसको कवर अप करने के लिए। लेकिन ये स्टार्टिंग पैराग्राफ जो होता है ये आपको लाजमी करना है क्योंकि ये एक इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है कि आपको ये चीज़ समझ में आती है। इसी तरह से केस 2 में भी आपने यही करना है, और अगर फिर से मैं आपको कह रहा हूँ अगर आप समझना चाहते हैं तो मैं आपको समझा सकता हूँ, आप मुझे कमेंट में लाजमी बताएं, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर समझाऊँगा। फिर बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल मैंने आपको पहले ही भी कहा आपने एग्जाम्पल्स करनी है। अगर आपको न्यूमेरिकल्स में एग्जाम्पल्स में कोई प्रॉब्लम हो तो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। मोमेंटम, अब आ जाते हैं मोमेंटम पर और हमें इसकी डेफिनेशन फाइंड आउट करनी है। इसमें से असल में मोमेंटम है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम जो है वो है, एक बार फिर आप लिख लीजिए, मोमेंटम है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, और ये डिनोट होता है P से। ये डिनोट होता है P से, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बताया हुआ है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है और यूनिट ऑफ मोमेंटम इज़ kj किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, हमने पर के नीचे मीटर पर सेकंड था, डिनोमिनेटर में था s, इसलिए हमने इसका न्यूमिनेटर में कर दिया, तभी ये हमारे माइनस से, मैंने आपको पहले ही भी बताया था। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। तो ये आपकी डेफिनेशन भी हो गई मोमेंटम की। और अगर आप इसमें से मज़ीद ऑब्जेक्टिव के हवाले से कुछ फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप इसको पढ़िए, आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी। और अगर आप ये बॉक्स बना के इसी तरह से अपनी डेफिनेशन में लिख सकते हैं तो वो भी लिखिए, आपके लिए मार्क्स गेन करने में बहुत आसानी हो जाएगी और आप बहुत अच्छे तरीके से मार्क्स गेन कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसको आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा और मैं आपको शॉर्टकट बता दूं कि द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। इस लॉ के अंदर यही बताया गया है कि जो मोमेंटम होता है आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। अब आइसोलेटेड सिस्टम क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। आइसोलेटेड सिस्टम ये है कि आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती, सिर्फ उस सिस्टम के अंदर उसकी अपनी जो अंदर फोर्स होती है वो रहती है और कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके अंदर एक्ट नहीं करती। ये आपको इसके अंदर एग्जांपल्स के तौर पर यहाँ पर चार्ट में भी दिया हुआ है, तो आप इसको देखकर भी आसानी से समझ सकते हैं और मैंने आपको इसकी डेफिनेशन भी बता दी। अगर आप ये बना लें डायग्राम जो है, चार्ट जो है, ये साथ बना लें अपनी डेफिनेशन के, तो आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी क्योंकि इसकी डेफिनेशन अगर आप इसमें से निकालेंगे तो वो थोड़ी शॉर्ट निकलेगी। देखें, मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, ये इसका मेन पॉइंट था जो इसकी स्टेटमेंट बनकर आ सकता है। फिर आगे चलते हैं फ्रिक्शन की तरफ। फ्रिक्शन जो है वो हमारा मेन टॉपिक आ जाता है। इसके बाद केस 1 केस 2 बाकी चीज़ें जो थी उनके बाद फ्रिक्शन एक इम्पॉर्टेंट ये भी है टॉपिक, और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। आगे चलकर ये देखें, ये सब टॉपिक्स जो कवर होंगे एंड के, ये सब फ्रिक्शन के अंदर हमारे पास आते हैं। तो इस हवाले से फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब फ्रिक्शन क्या है और इसकी डेफिनेशन क्या है, चलिए जानते हैं। फ्रिक्शन,
This is the property by virtue of which a body sliding on a rough surface experiences a force in a direction opposite to its motion. This opposing force between the surfaces in contact is known as the force of friction. ठीक, तो ये मैंने आपको इसकी डेफिनेशन भी बता दी, और मज़ीद अगर आप इसमें कुछ पॉइंट्स लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। आप फ्रिक्शन की टाइप्स भी लिख सकते हैं, जैसे कॉन्टैक्ट फ्रिक्शन जो होता है, कॉन्टैक्ट फ्रिक्शन लिख सकते हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन आप लिख सकते हैं, और फिर उसके बाद आप स्टैटिक फ्रिक्शन लिख सकते हैं, डायनेमिक फ्रिक्शन लिख सकते हैं। इसी तरह से आप फ्रिक्शन की डेफिनेशन लिखकर, उसकी टाइप्स लिखकर, उसकी डेफिनेशन, उन टाइप्स की भी डेफिनेशन इस तरह से लिख सकते हैं, और इसके अंदर से आप एग्जांपल ढूंढ कर भी लिख सकते हैं। तो ये आपका फ्रिक्शन का क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है और ये भी आता है। फिर आ जाते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ सरफेसेस एंड इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पेयर ऑफ सरफेसेस। वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर सम पेयर ऑफ सरफेसेस इज गिवन इन टेबल। ये जो साइन है, ये हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का साइन है जी, ये साइन है, और यहाँ पर ये चार्ट गिवन है जिसके अंदर उन्होंने बताया है कि डिफरेंट सरफेसेस के दरमियान जो फ्रिक्शन है उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा। तो ये यहाँ पर गिवन है। मैं आपको इसका छोटा सा ब्रीफ बता दूँ कि ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दरअसल है क्या। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हैज़ नो यूनिट। जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है उसका कोई यूनिट नहीं है, बिकॉज इट इज़ द रेशियो ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन। क्योंकि जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है और जो नॉर्मल रिएक्शन होता है ये उसका रेशो है, और इस वजह ये जो रेशो है और रेशो का कोई यूनिट नहीं होता, इसी वजह से कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का कोई यूनिट नहीं है। इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट बट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट। तो ये चीज़ें लिख लिया करें जो मैं आपको बता रहा हूँ, और इससे आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। और अगर आप पढ़ना चाहें, यहाँ पर भी गिवन है, इसमें से भी आप डेफिनेशन बना सकते हैं। अब आ जाते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन पर। आपने मेन हेडिंग डालनी है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन की। उसके बाद आपने लिखना है फ्रिक्शन प्लेज अ वाइटल रोल इन आवर डेली लाइफ। इट हैज़ बोथ एडवांटेजेस एज वेल एज डिसएडवांटेजेस। आपने ये लाइन लिखनी है, इसके बाद आपने सब हेडिंग डालनी है एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन की, और इसके अंदर आपने यहाँ से लेकर फ्रिक्शन से लेकर रेन तक आपने ये एक पॉइंट लिख देना है 2 लाइनों का। फिर आपने डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन की हेडिंग डालनी है। फिर आपने लिखना है द मेन डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन इज दैट अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज इन मशीन इज वेस्टेड ड्यू टू इट विच हैव टू डू मच यूजलेस वर्क इन overcoming it. Moreover, friction leads to wear and tear on moving parts of machine. आप इनमें से भी दोनों में से कोई एक पॉइंट या फिर दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन आ जाता है आपके पास मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन का, कि हाउ टू रिड्यूस फ्रिक्शन, डिफाइन द मेथड्स या फिर स्टेट द मेथड्स थ्रू विच वी कैन रिड्यूस फ्रिक्शन। इस तरह से बन के आपका क्वेश्चन आता है, और उसके अंदर स्टूडेंट्स काफ़ी परेशान होते हैं कि ये कहाँ से आ गया, हम इसको किस तरह करें। तो ये आपके बुक के लास्ट चैप्टर के लास्ट पेज 64 पर यहाँ पर गिवन है कि मेथड्स इन्होंने बताए हुए हैं कि किस तरह से हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। आप ये छोटा है, आप इसको पूरा लिख सकते हैं, और इसके अंदर से आप कुछ शॉर्ट करके अपनी आसानी से जो आपको समझ में आ जाए इस तरह से आप लिखकर अपने इस सवाल को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये था थोड़ा ब्रीफ हमारे इस चैप्टर के बारे में, और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और इसकी जो समरी है वो आप लाजमी कर लें, क्योंकि अगर आपको शुरू में कोई चीज़ समझ में नहीं आई या फिर जो मैंने आपको डेफिनेशंस बताई हैं उनमें से कोई आप नोट डाउन नहीं कर पाए, तो आप ये समरी देख लें। इसके अंदर भी काफ़ी अच्छी तरह से लिखा हुआ है कि वो केस 1 के ऊपर जो शुरू के अंदर जो मैंने आपको बताया था कि आपको सेंटेंसेस लिखने हैं, उनमें से भी यहाँ से देखकर आप लिख सकते हैं। तो आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी अगर आप ये समरी देख लें। ये देखें,
इसके अंदर फ्रिक्शन की टाइप्स भी लिखी हुई हैं, जो मैंने आपको बताई थी वो अलग थी और ये भी हैं, आप ये भी लिख सकते हैं फ्रिक्शन की टाइप्स में, और डेफिनेशन भी है। फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन और मोमेंटम की भी डेफिनेशन है, मोमेंटम की भी है। तो काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है हमारी बुक की समरी में। बच्चे ये छोड़ देते हैं, इनके अंदर से भी ऑब्जेक्टिव बन के आते हैं। फिर MCQs, ये फिल इन द ब्लैंक्स जो ये चैप्टर के एंड में है, इनसे भी बनकर आते हैं। तो आप ये लाजमी कर लीजिए, इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।